हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नवीद खान एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मैंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की। तो मैंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली ये दौर था 1856 से 1863 के बीच, 7 इयर्स की ड्यूरेशन। इसी को हम मिड 19th सेंचुरी का समय भी बोलते हैं, जब मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। अब मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट, एक लंबी लिस्ट है, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से जेनेटिक्स को समझाने की कोशिश करी, इनहेरिटेंस को समझाने की कोशिश करी कि कैसे ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, कैसे उनका इनहेरिटेंस होता है। लेकिन ज्यादातर वो थ्योरीज, वो आइडियाज गलत थे। वो अनसब्सटैंशिएटेड आइडियाज थे। अनसब्सटैंशिएटेड का मतलब होता है निराधार। उनका कोई बेस नहीं था। वो उनका एक थॉट प्रोसेस था, वो उनका एक आइडिया था, उसके पीछे उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। लेकिन मेंडल के जो इन्फ्लुएंसेस थे वो इतने एक्यूरेट कैसे हुए? मतलब अगर आप सोचे कि इतने पुराने समय की बात है, जब मियोसिस के बारे में, माइटोसिस के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी सेल डिवीजन के प्रोसेस की। गेमीट्स के बारे में, उनके क्रोमोसोम्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। जीन क्या होते हैं, जीन किस चीज के बने होते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, तो एक तो उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट्स का एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब है उन्होंने जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है प्रोबेबिलिटी। जो हम चेकर बोर्ड भी देखते हैं, वो चेकर बोर्ड क्या होता है? वो एक तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे उसके बारे में। तो उन्होंने अपने जो वर्क है उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को अप्लाई किया, मैथमेटिकल लॉजिक्स को अप्लाई किया, रेशोज डिराइव किए अपने डेटा के अंदर से। तो ये सब जो वो कर रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट्स और उससे ऑप्टेन डेटा के साथ में, तो वो उनके एक्सपेरिमेंट्स को और उससे आने वाले जो कंक्लूजन्स हैं, जो निष्कर्ष हैं, उनको ज्यादा एक्यूरेट बना रहा था, ज्यादा सटीक बना रहा था। ठीक है। साथ ही साथ मेंडल ने एक काम और किया कि वो एक दो प्लांट्स के ऊपर क्रॉस नहीं करते थे, वो बहुत सारे प्लांट्स की क्रॉसिंग करते थे, जिससे उनका सैंपल साइज बहुत बड़ा हो गया। अब सैंपल साइज बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है? एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि हम एक सर्वे करके देखना चाहते हैं कि इंडिया का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा है। ओके। तो उसके लिए मान लो मैं और एक दूसरा पर्सन दोनों सर्वे करने निकलते हैं। मैंने मान लीजिए कि अपना टारगेट रखा कि मैं 50 मेडिकल स्टूडेंट से पूछूंगा जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते होंगे, और उनसे पूछूंगा कि बताइए सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन है आपके हिसाब से। और जो दूसरा पर्सन है, मेरे हिसाब से शायद वो 50 के बजाय 1,000 या 5,000 या 10,000 लोगों का टारगेट लेके चलता है। तो मेरे सर्वे से भी एक रिजल्ट निकल के आएगा कि कोई कॉलेज एक्स है जो इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, और दूसरा पर्सन जिसने बहुत ज्यादा लोगों से सर्वे करके पूछा और पता चलता है कि कोई कॉलेज वाई है जिसका जिसे पता बताया जा रहा है कि वो इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। तो आप खुद बताइए कि मेरा जो रिजल्ट है वो ज्यादा बेटर होगा या दूसरे पर्सन ने जो रिजल्ट निकाला है वो ज्यादा बेटर है? तो ऑब्वियसली उस दूसरे पर्सन का रिजल्ट बेटर होगा। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा लोगों से पूछा, ज्यादा रिसर्च करी, उसने उसका जो डेटा बेस था वो बहुत वाइड था। ठीक है ना? इसको एक दूसरे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए कि मेरी जेब में 10 रुपए है और उसमें से 5 रुपए गिर गए। ठीक है। और आपकी जेब में 100 रुपए है और उसमें से 5 रुपए गिर गए। तो बात तो एक ही है, मेरा भी 5 रुपए का लॉस हुआ, आपका भी 5 रुपए का लॉस हुआ। पर मेरे 10 में से 5 रुपए गए, मेरा 50% का लॉस है। आपके 100 में से 5 रुपए गए, तो आपका 5% का लॉस है। इसका मतलब क्या हुआ? अब शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब डेटा साइज, जब सैंपल साइज बड़ा होता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो बड़ा एरर क्रिएट नहीं करता है। 10 रुपए में से 5 रुपए चले जाना 50% का चेंज है, और 100 रुपए में से 5 रुपए चले जाना सिर्फ 5% का चेंज है। तो जब डेटा साइज बड़ा होता है, सैंपल साइज बड़ा होता है, तो स्मॉल चेंजेस डू नॉट मेक बिग एरर्स।
थोड़े बहुत जो चेंजेस होते हैं, थोड़े बहुत जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, उससे जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल निष्कर्ष है, उसमें ज्यादा बड़े बदलाव नहीं आते हैं, आपका डेटा ज्यादा क्रेडिबल होता है। समझ गए सब लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेंडल ने 7 साल तक अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, मैथमेटिकल लॉजिक्स अप्लाई किए और अपने डेटा को और क्रेडिबल बनाने के लिए लार्ज सैंपल साइज जो है वो जनरेट किया। और इस सब के बेसिस पर उन्होंने जो अपने आइडियाज दिए वो बेसिकली जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस थे, और वो कोई अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज या निराधार बातें नहीं थी जैसा कि पहले के साइंटिस्टों ने कही थी। उनके पास इस तरह की बातें कहने का कोई बेसिस नहीं था, लेकिन मेंडल ने 7 साल तक कंटिन्यूअस एफर्ट डाल के और प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की मदद से एक बड़े सैंपल साइज को जनरेट करके अपने रिजल्ट्स को जनरेट किया था, और इस तरह से उन्होंने जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस डिराइव किए। और फिर इन्हीं जनरल रूल्स ने काम किया उस बेसिक फ्रेमवर्क का, उस नींव का, जिसके ऊपर आगे आने वाले साइंटिस्टों ने फर्दर वर्क किया। उन्होंने इसी काम को एक्सपांड किया, उन्होंने इसमें आइडियाज ऑफ मियोसिस, आइडियाज ऑफ क्रोमोसोम्स और दूसरी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके बताया कि मेंडल ने जो बात कही थी वो बिल्कुल ठीक थी, और वो जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस उनके काफी हद तक सही थे। ओके, अब मेंडल ने अपना ये काम करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमने पहले ही बात कर ली है कि उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था, या दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया था, और उसके बेसिस पर वो प्लांट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स करते थे, या सिंपल वर्ड्स में क्रॉसिंग करते थे। और ऐसा करने के लिए हम एक लाइन या एक वर्ड पढ़ते हैं कि मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस को यूज किया था। अभी ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस का क्या मतलब होता है? देखो, मान लीजिए कि एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। अब मैं अगर ड्वार्फ प्लांट की सेल्फिंग करता हूं, सेल्फिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के साथ में क्रॉसिंग की जाती है। जैसे ड्वार्फ प्लांट है तो ड्वार्फ प्लांट की क्रॉसिंग ड्वार्फ प्लांट के साथ में की जाएगी। तो यहाँ मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होगा? ऑल ड्वार्फ, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक टॉल प्लांट की सेल्फिंग करता हूं, ठीक है, तो यहां पर मुझे 2 तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं। हो सकता है कि मेरे जो सारे प्लांट्स हैं वो कैसे हो? ऑल टॉल, या फिर टॉल और ड्वार्फ का एक मिक्सचर मिलेगा जिसमें टॉल प्लांट ज्यादा होंगे और ड्वार्फ प्लांट थोड़े कम होंगे, ठीक है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ड्वार्फ प्लांट तो जेनेटिकली स्मॉल टी ही होता है, लेकिन ये जो टॉल प्लांट है ये जेनेटिकली या जीनोटाइप के बेसिस पर कैपिटल टी भी हो सकता था, या कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता था, या दूसरे शब्दों में कहें तो होमोजाइगस भी हो सकता था या हेट्रोजाइगस भी हो सकता था। लेकिन अंदर से वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, वो बाहर से तो टॉल ही दिखेगा। तो अगर वो कैपिटल टी होता और उसकी सेल्फिंग करते तो सारे प्लांट हमें कैसे मिलते? टॉल। लेकिन अगर वो कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो फिर हमें सारे प्लांट्स टॉल नहीं मिलते, और हमें टॉल और ड्वार्फ का एक मिक्सचर मिलता है जिसमें टॉल प्लांट ज्यादा होते और ड्वार्फ प्लांट जो है वो कम होते, ठीक है। तो मेंडल क्या करते थे कि वो खूब सारे टॉल प्लांट को लेते थे, उनकी सेल्फिंग कराते थे। ऐसे टॉल प्लांट जो एक ही तरह का रिजल्ट दे रहे हैं उनको वो अलग कर लेते थे, और जो मिक्सचर ऑफ टॉल प्लांट देते थे या तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था या उनमें से फिर टॉल प्लांट्स को ले लिया जाता था। और इस तरह से वो सेल्फिंग लगातार करते रहते थे, रिपीटेड सेल्फिंग करते 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 वो क्या किया उन्होंने कि जो भी टॉल प्लांट्स मिक्सचर ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट देते थे उनको हटा दिया, और केवल इस तरह के ही प्लांट्स उन्होंने रखे जो हर बार सेल्फिंग करने पर हमेशा सारे ही टॉल प्लांट बनाते थे। तो ऐसा करके एक तरह से उन्होंने क्या किया, होमोजाइगस को हेट्रोजाइगस से अलग कर दिया,
और उन्होंने केवल किस तरह के प्लांट्स को रख लिया अपने पास? होमोजाइगस प्लांट्स। ठीक है, मेंडल को ये सब नहीं मालूम था ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है, लेकिन उनका जो सिक्स्थ सेंस था वो बहुत अच्छा काम करता था। उनको एक अंदाज जरूर हो गया था जेनेटिक्स के और जीन्स के बारे में, और इसीलिए उन्होंने जीन्स की जगह एक फैक्टर वर्ड भी यूज किया था। ठीक है, तो वो यहाँ तक सक्सेसफुल थे, यहाँ तक वो अपने समय से बहुत आगे थे कि उन्होंने जीन एग्जैक्टली क्या होता है वो तो उन्हें मालूम नहीं था, किसी को भी नहीं मालूम था तब तक, ना तो क्रोमोसोम्स की और डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? उन्होंने नाम दिया था फैक्टर। तो उन्होंने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया था, और ऐसा करने के लिए उन्होंने किस तरह के प्लांट्स को यूज किया? होमोजाइगस प्लांट्स को। और होमोजाइगस प्लांट्स क्या करेंगे? बार बार सेल्फिंग करने पर एक ही तरह के रिजल्ट्स देंगे, सारे टॉल प्लांट्स बनेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिपीटेड सेल्फिंग। और रिपीटेड सेल्फिंग से उन्होंने एक ऐसी बैच ऑफ प्लांट्स रेडी कर ली जो होमोजाइगस थी, और इन्हीं को क्या नाम दिया गया? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। तो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का मतलब क्या होगा? ऐसे पी प्लांट्स जो सेल्फिंग करने पर एक ही तरह के फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ऐसा बनाने के लिए उन्होंने कौन सा प्रोसेस यूज किया था? रिपीटेड सेल्फिंग। रिपीटेड सेल्फिंग में केवल क्या देखते थे? अगर एक प्लांट एक ही तरह के रिजल्ट देता है सेल्फिंग करने पर, उसको रख लो, जो दो तरह के रिजल्ट देता है उसको रिजेक्ट कर दो। तो बार बार सेल्फिंग करने पर एक ही तरह के प्लांट्स देने वाले प्लांट्स को अलग कर लिया गया, ऐसे प्लांट्स को, ऐसे पेरेंट्स को अलग कर लिया गया, और उनको नाम क्या दिया गया? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स यूज करी थी। अब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो किए, तो उन्होंने वन बाय वन ये प्रोसेस स्टार्ट किया था। पहले वो सबसे स्टार्टिंग में एक समय में एक कैरेक्टर के ऊपर ही फोकस करते थे, और एक कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? एक जीन। तो बेसिकली ही स्टार्टेड विद इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक जीन के इनहेरिटेंस के साथ उन्होंने स्टार्टिंग की थी, और उसके लिए जब एक जीन को ही स्टडी करना है और एक ही कैरेक्टर की स्टडी करना है, तो जो क्रॉस उन्होंने यूज किया वो बेसिकली क्या था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस की डेफिनेशन हम पहले ही समझ चुके हैं। इट इज इंटेंशनल मेटिंग बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, और ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स जो एक कैरेक्टर में एक दूसरे से डिफर करते हो। ऐसे प्लांट्स, दो प्लांट्स जो एक कैरेक्टर के लिए कंट्रास्टिंग फॉर्म शो करते हो, उनके बीच में जब हम क्रॉस करेंगे तो वो क्रॉस क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पर कैरेक्टर है कौन सा? हाइट। और दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स कौन कौन से हैं? टॉल एंड ड्वार्फ। तो टॉल और ड्वार्फ के बीच में जब उन्होंने क्रॉसिंग करी, तो ये तो हो गए कौन? पेरेंट्स। पेरेंट्स को आप पूरा पेरेंट्स भी लिख सकते हैं, सिंपली पी से भी काम चल जाता है। बीच में जो क्रॉस की साइन लगाई है ये उस आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन को डेजिग्नेट कर रहा है, दर्शा रहा है। तो उन्होंने टॉल प्लांट को लिया और ड्वार्फ प्लांट को लिया, और क्योंकि हम पहले ही ये बात क्लियर कर चुके हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस तरह के प्लांट्स यूज किए थे, ट्रू ब्रीडिंग, तो यहाँ हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा प्लांट कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। वो कैपिटल टी ही है, बिकॉज मेंडल सिलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग टी लाइन्स। ठीक है, और ड्वार्फ में तो कोई सोचने की बात नहीं, उसका जीनोटाइप स्मॉल टी ही होगा। ठीक है, अब जब उन्होंने क्रॉसिंग की, तो ये जो टॉल प्लांट है इसमें दोनों अलील कैपिटल टी है, तो उसके गैमीट्स एक ही तरह के बनेंगे, एन की वैल्यू 0। पिछले लेक्चर याद करिए, और जिसको अगर मेरे पहले लेक्चर्स छूट गए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाके मेरे पिछले लेक्चर्स को एक बार देख लीजिए, तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह से जो ड्वार्फ प्लांट है उसमें भी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एक ही तरह की गैमीट बनाएगा, और उनमें एक ही एलील होगा, कौन सा? स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जब फ्यूज होंगे तो सभी सीड्स के अंदर जीनोटाइप जो होगा वो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उन्होंने क्या किया? इन सीड्स को सो किया, इनको बो दिया, और उनसे जो प्लांट्स हासिल हुए, जो प्लांट प्राप्त हुए, जो प्लांट्स मिले,
उनको कहा गया F1 जनरेशन, जहां F का मतलब होता है फिलियल। फिलियल, ठीक है। तो ये जितने भी प्लांट्स थे ये कैसे निकले? ऑल टॉल। ओके। फिर उन्होंने इन प्लांट्स की क्या करी? सेल्फिंग करी। सेल्फिंग का मतलब मैंने आपको बताया, क्रॉसिंग विद एन इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर जीनोटाइप, अपने ही जैसे जीनोटाइप वाले प्लांट की क्रॉसिंग करना। इसका मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉसिंग कैपिटल टी स्मॉल टी से करना पड़ेगी। अब की बार ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें एन की वैल्यू 1, इसमें भी एन की वैल्यू 1। ये भी दो तरह के गैमेट बनाएगा, ये भी दो तरह के गैमेट बनाएगा। इसके 50% गैमेट्स में कैपिटल टी और 50% में स्मॉल टी। और इसी तरह से दूसरा प्लांट जो बनेगा उसके भी 50% गैमेट्स में कैपिटल टी होगा और 50% में स्मॉल टी होगा। और इसी को आप एक चेकर बोर्ड से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक सिंपल चेकर बोर्ड बना सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक लाइन में एक पेरेंट से मिलने वाले गैमेट्स बना दिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वर्टिकल लाइन में हमने दूसरे पेरेंट से मिलने वाले गैमेट्स बना दिए। इनके बीच में अगर हम इन लाइंस को कंप्लीट कर लें तो ये जो हमें मिला है ये चेकर बोर्ड कहलाएगा। पनेट स्क्वायर भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसको आरसी पनेट नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। अब जब ये कैपिटल टी और कैपिटल टी एक दूसरे से मिलेंगे तो रिजल्टेंट जीनोटाइप होगा कैपिटल टी। इसी तरह से यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल। ओके। ठीक है। कैपिटल टी फिनोटिपिकली कैसा होगा? टॉल। ये भी फिनोटिपिकली कैसा होगा? टॉल। ये भी फिनोटिपिकली कैसा होगा? टॉल। ये लास्ट वाला जो है ये ड्वार्फ होगा। ठीक है। तो ये चार प्लांट्स तो नहीं बोलूंगा मैं, एक्चुअली चार तरह के प्लांट्स। क्यों? देखो याद करो, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि जब हमने 2 to the power n वो गैमिट टाइप्स के लिए फॉर्मूला था, और तब भी मैंने आपको कहा था कि कोई प्लांट कितने गैमेट्स बनाएगा इसकी तो कोई गिनती नहीं है। कोई ऑर्गेनिज्म कितने गैमेट्स बनाएगा इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, कम भी हो सकते ज्यादा होंगे। हम बात करें गैमेट टाइप्स की, और गैमेट टाइप्स के बेसिस पर जब हम चेकर बोर्ड बनाएंगे तो ये चार तरह के प्लांट्स बनेंगे। इनका हम प्रपोर्शन बोल सकते हैं कि ये 3:1 प्रपोर्शन में बनेंगे, लेकिन इनका एब्सोल्यूट नंबर क्या होगा वो हम नहीं बता सकते। वो डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये टॉल 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 और ये ड्वार्फ, अगर हम ये चार तरह के प्लांट्स की बात करें तो ये कहलाएंगे F2 जनरेशन या फिलियल 2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन। ठीक है। और यहां पर टॉल इज टू ड्वार्फ किस प्रोपोर्शन में आए? 3:1। और अगर हम जीनोटाइप्स का प्रोपोर्शन देखें, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक प्लांट ऐसा मिला हमको, एक प्लांट और एक और दो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक प्लांट स्मॉल टी। और इस तरह से फिनोटाइप के बेसिस पर हमारी जो रेशो आई वो क्या कहला, वो कितनी हुई? 3:1। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? फिनोटिपिक रेशो। कौन सी जनरेशन की? F2 जनरेशन की। कौन सी क्रॉस की? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। और ये कहलाएगी जीनोटिपिक रेशो। कौन सी जनरेशन की? F2 जनरेशन की। कौन सी क्रॉस की? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो जब हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमें सबसे पहले मिलेगी एक जनरेशन जिसको हमने क्या नाम दिया था? F1 जनरेशन। फिर सेल्फिंग के बाद जो मिलेगी वो कहलाएगी F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में अगर हम बोलेंगे रेशो की, तो यहाँ कोई रेशो नहीं मिलना थी। ठीक है, क्योंकि सारे प्लांट्स फिनोटिपिकली टॉल थे और
जीनोटिपिकली सभी कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसलिए F1 रेशो में जब बात आएगी तो कभी भी कोई रेशो नहीं मिलेगी। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल याद रखिए कि रेशो इज नेवर ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में कभी कोई रेशो नहीं मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप बोलेंगे कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए एप्लीकेबल है। हाँ। क्या ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी F1 जनरेशन में कोई रेशो नहीं आएगी। क्या ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए एप्लीकेबल है? मैं बोलूंगा यस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में भी F1 जनरेशन में कोई रेशो नहीं आएगी। क्या जो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के एक्सेप्शन है, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस, वहां पे भी ये एप्लीकेबल है? यस, ये वहां पर भी एप्लीकेबल है। अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत जेनेटिक्स पढ़ा है तो आप अप्लाई करके देख लीजिए, नहीं तो जब हम पढ़ेंगे हम तब अप्लाई करके देखेंगे कि चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, या ट्राई हाइब्रिड या कोई सा भी हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे वो मेंडल का एक्सेप्शन हो या ना हो, जब भी आप क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में कभी रेशो नहीं मिलेगी। रेशोज आपको कहां से मिलना चालू होंगी? F2 जनरेशन से। F2 जनरेशन से। और F2 जनरेशन में रेशो क्या आएगी? तो पहली बात तो ये टाइप ऑफ क्रॉस पे भी डिपेंड करेगा। अगर अभी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की चर्चा कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशो आएगी 3:1, जीनोटिपिक रेशो आएगी 1:2:1। लेकिन जैसे हम बोलेंगे कि रेशो, इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं कौन सी जनरेशन की? F2 जनरेशन की। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको एक सिंपल सी कंसेप्ट बताया है कि रेशो इज नेवर ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। तो यहाँ हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डिस्कशन खत्म होता है। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।